बात जब भी चलती है मेरे गांव की, बात जब भी चलती है मेरे गांव की, बहुत याद आई मुझे पीपल की छांव की। बात जब भी चलती है मेरे गांव की, बहुत याद आई मुझे पीपल की छांव की। और कह रहा है उसका खामोश रहना, कह रहा है उसका खामोश रहना, मिल गई सजा उसको उसके गुनाहों की। और मंजिल को मकसद को पाने से पहले गहराई नाप देखी है हमने इन कातिल अदाओं की, गहराई नाप देखी है हमने इन कातिल अदाओं की। और हों फटे हल दामन और चेहरे से सूफी, हों फटे हल दामन और चेहरे से सूफी, उन्हीं से उम्मीद रखना तुम दिल की दुआओं की, उन्हीं से उम्मीद रखना तुम दिल की दुआओं की, उन्हीं से उम्मीद रखना तुम दिल की दुआओं की। बात जब भी चलती है मेरे गांव की, बहुत याद आई मुझे पीपल की छांव की, बहुत याद आई मुझे पीपल की छांव की। नमस्कार दोस्तों, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद। आपने बहुत प्यार दिया है और एक विनम्र निवेदन रहेगा आपसे कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमेशा 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 हमारा मार्गदर्शन करते रहें और मुस्कुराकर कहें टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना तेरी इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव शाद। टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद। आज की इस द रियल स्टोरी में आप सबको मिलाएंगे ऐसे फनकार के साथ, ऐसे कलाकार के साथ, ऐसे कवि के साथ, ऐसे साहित्यकार के साथ, ऐसे व्यंग्यकार के साथ जो अपने कलम के माध्यम से समाज की सही तस्वीर को कागज पर उतारता है और कविताओं के माध्यम से समाज को नई दिशा देता है। और वो कहता है कि बात जब भी चलती है मेरे गांव की, बात जब भी चलती है मेरे गांव की, तो मुझे बहुत याद आती है पीपल के छांव की। बिल्कुल गांव, पीपल का छांव और आंगन उसकी कलम की नोक पर होता है दोस्तों। और वो घर आंगन के बारे में जब बात करता है, देश समाज के बारे में जब बात करता है, शहीदों को याद करता है, तो निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा पैदा होती है हम सब में। और कवि कहते हैं कि कवि जहां ना पहुंचे रवि, वहां जा पहुंचे कवि। उनकी काल्पनिक शक्ति, उनकी परिकल्पना निश्चित तौर पर समाज को नई दिशा देती है। तो आइए आपको मिलाते हैं ऐसे ही हरफल मौला कलाकार, फनकार, कवि, साहित्यकार और कलमकार, कितने नाम दूं उनको, जिनके शब्दों में अनेकों अनेक अर्थ हैं। मेरी मुराद जगजीत सूफी। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टवाल। सूफी साहब, जिंदगी जिंदाबाद। इनको देखकर मुझे एक शेर याद आता है कि दिल बेचता हूं कोई मोल ले, दिल बेचता हूं कोई मोल ले, कीमत इतनी बस हंस के बोल ले। सूफी साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैं तो कुछ भी नहीं था, अगर सब कुछ किया तो आप दर्शकों ने किया। इट्स ऑल ड्यू टू यू। आपके कारण मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। गुरुबाणी में एक जगह लिखा हुआ है कि बोलाया बोली तेरा, तू साहेब गुणी गहरा। क्या बात है। तो साहब, आप लोगों ने मुझे बोलना सिखाया। मैं धन्यवाद हूँ दर्शकों का, प्रशंसकों का, अपने मित्रों का और खास तौर पर संजीव शाद भाई का। अरे नहीं, एक पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਝਲਕ ਤੇਰੀ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੂੰਗਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਵਣੀ। ਵਾਹ। ਉੱਥੇ BC ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਨੰਬਰ? ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਵਣੀ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1। 2 ਨੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। चेहरे पे सबके गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल वही दिल्ली का हाल है। सूफी साहब, इन्ना मुस्कुराउने हो, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਉਣੇ? सर टेंशन किनू नहीं है। ओशो ने एक जगह इस सदी के सब तो बड़े विद्वान हुए ने और इस सदी के सबसे बड़े विद्वान माना जाता है उन्हें। उन्होंने एक जगह खूबसूरत लिखा है क्योंकार सतनाम किताब में कि जब हम पूजा करते हैं तो अपने लिए पूजा करते हैं, और जब हम किसी को हंसाते हैं, लाख टेंशनें हों, पर जब हम किसी को हंसाते हैं तो भगवान हमारे लिए पूजा करता है।
तो मसला हंसने हंसाने का तो यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पर ही समाप्त होगा, ये मेरा मानना है। क्या बात है, मसला हंसने हंसाने का यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पर खत्म होता है। और किसी को हंसा देना, किसी को अपना बना लेना, ये सूफी साहब की फितरत है। और मैं इन्हें आज से नहीं जानता बल्कि बहुत सालों से जानता हूं। जब MH1 पर हंस दे हंसादे शो शुरू हुआ सी और आप वहां पर आपने परफॉर्मेंस की थी और वहां से लेकर आज तक का सफर सूफी साहब का बाकमाल है। सूफी साहब, आज तक आपने कितने हास्य कवि सम्मेलनों में अपनी भागीदारी की? संख्या तो मुझे याद नहीं है शाद साहब, पर इतना जरूर मानता हूं कि सैकड़ों से ऊपर है। वाह। और मेरी एक फितरत और है जो मुझे नेचर कहिए, कुदरत कहिए या परमात्मा कहिए, जो उसने मुझे बख्शी है। मैं कभी भी जिंदगी में किसी भी शो के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए पैसे को अहमियत नहीं देता, रिश्तों को अहमियत देता हूँ। क्या बात है, रिश्तों को अहमियत देता हूँ। और सूफी साहब कहते हैं कि दिल के रिश्ते भी बड़े अजीब रिश्ते होते हैं जी, सिर्फ सांस लेने से ही टूट जाते हैं। क्या बात है साहब, आप क्या कहते हैं? आपकी अदायगी भी कमाल की है और आपका चैनल भी कमाल का है। क्या बात, थैंक यू। सूफी साहब, कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए शुरू में कुछ आप सुना सकते हैं? मैं हास्य से शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि एक मोटा सा चूहा और उसकी बुआ, एक मोटा सा चूहा और उसकी बुआ जो रोटी को मुंह नहीं लगाते थे, सिर्फ और सिर्फ फैशनेबल लड़कियों के कपड़े कुतर कुतर कर खाते थे। एक दिन बुरी किस्मत के हाथों चले गए, गलती से मेरी छोटी बहन सन्नी लियोनी की कपड़ों की अलमारी में चले गए। सन्नी को कुछ छिपाने को ना मिले, चूहों को कुछ खाने को ना मिले। कुछ दिन तो सब्र कर गए, फिर बेचारे भूखे ही मर गए, फिर बेचारे भूखे ही मर गए। क्या बात है, कहाँ आप अपने व्यंग्यमान छोड़ देते हैं। ये कैसे दिमाग में आता है? आप इतना सोचते कब हैं? सर, बड़ा कमाल का प्रश्न किया आपने। हमारे बारे में ये कहा जाता है, मैं विशेषण नहीं लगा रहा, अपनी पहचान का, आप दर्शक समझदार हो, कि हमारे बारे में कहा जाता है कि ये लोग सोचते नहीं हैं। मैं वो सरदार हूं जो बात छुपा कर नहीं करता, खुलेआम करता हूं। लाखों लोग मुझे सत श्री अकाल कहते हैं, मैं करोड़ों को राम राम करता हूं। पर जहां मिल जाते हैं मुझे सुधी श्रोता, मैं उनको झुककर प्रणाम करता हूं, झुककर सलाम करता हूं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। इतना बड़ा दिल लिए फिरते हैं आप और कहते हैं डॉक्टर साहब की बड़ा दिल नहीं होना चाहिए आदमी का। सर, मेरा कद तो बड़ा किया नहीं, भगवान ने दिल जरूर बड़ा कर दिया। क्या बात है। और हमारे यहाँ तो कहावत है कि सर बड़े सरदारों के और पैर बड़े गवारों के। क्या बात पर मेरे पास सर भी बड़ा है और पैर भी बड़े हैं साहब। क्या बात। कद छोटा है मेरा, पर बाकी सब कुछ प्रभु ने बड़ा दिया। आपकी सरदारी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बहुत बढ़िया हैं आप, बहुत हंसाते हैं, व्यंग भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ढूंढने निकलो, हम किसी शादी में जाते हैं। मैं बड़ा सरल सा उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी, जिनको मैं पंजाबी में दारजी कहा करता था, बड़ी छोटी उम्र में मैंने उनको खो दिया था। क्षमा चाहता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ अपने पिताजी का नाम लेते। बिल्कुल बिल्कुल। 11 वर्ष की आयु में चले गए थे मेरा साथ छोड़कर वो। और वो हीर बहुत बढ़िया गाया करते थे। अरे वाह, क्या बात है। और मेरे को अगर एक कमी रही तो मेरे को तरन्नुम नहीं, मेरे पास, मेरे पिताजी के पास बहुत बढ़िया तरन्नुम था। और उनकी हीर का एक मुझे वो टप्पा याद आता है कि कौन गया नु मोड़ ले आंदा है। तो मैं भावुकता के लिए क्षमा चाहता हूँ शाह साहब, आपसे भी और दर्शकों से भी। और पर ये है कि मसला वही है साहब के मेरे दारजी, मेरे पिताजी कहा करते थे कि हम एक शादी में जब जाते हैं तो एक टेबल पर बहुत सारी मिठाइयां, बहुत सारे व्यंजन पड़े होते हैं। हम बार बार उसके पास जाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। क्या बात है। और उसी ढंग से टेंशन भी है, खुशियां भी है, हंसी भी है, रोना भी है, आंसू भी दो तरह के होते हैं दोस्त। क्या बात। दो नहीं, 3 तरह के होते हैं। एक भावुकता के, एक खुशी के और एक दर्द के। क्या बात है, एक भावुकता के, एक खुशी के और एक दर्द के। तो मैं खुशी के आंसुओं को कलम में लपेट लेता हूँ, उसको स्याही बना लेता हूँ और उनसे लोगों में हास्य बिखेरने की कोशिश करता रहता हूँ। कितना बड़ा दिल होता है एक पोइट का, एक कवि का, और कितने खूबसूरत अल्फाज वो अपने कलम के माध्यम से निकलते हैं। आज के इस वर्तमान दौर के अंदर लोग काम पर जाते हैं, काम से आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कविता लिखते हैं, जिनकी जेब में एक कलम होती है और कलम कविता को जन्म देती है, गीत को जन्म देती है। सूफी साहब, आपने कौन कौन से टीवी चैनल्स पर आपने परफॉर्म किया? साहब, मैं शुरुआत हुई थी मेरी
बड़े इत्तेफाक से कि 18 बरस का था मैं, और जलंधर दूरदर्शन पे एक रचना प्रोग्राम आया करता था। उसमें मुझे जहां तक पूरा नाम राजेश कौल थे शायद। तो मैंने क्या किया, मूर्ख आदमी ने, एक हमारे घर के सामने आर्य गर्ल्स कॉलेज है, वहां मेरे पिताजी के अचानक मृत्यु के बाद मेरे मम्मी एक क्लास 4 का काम करते थे वहां। तो वहां एक शांता मल्होत्रा जी प्रिंसिपल हुआ करती थी। उन्होंने मेरे मदर को अक्सर कहना कि प्रहलाद कौर जी, ये आपका बेटा कहीं ना कहीं जाएगा। तो उनकी बातों से प्रेरित होकर मैंने एक दिन क्या किया साहब, शाद साहब, कि कम से कम 20 एक दूरदर्शन के चैनल, उन दिनों में दूरदर्शन ही मुख्य चैनल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 20 दूरदर्शन के चैनलों पर अपनी 3 रचनाएं भेज दी। अच्छा। खाकी रंग के लिफाफे में। क्या बात। पैसों की कमी थी मेरे पास, खाकी जो सामान डलता था लिफाफों में मैंने स्टैंप ली, लगाई और भेज दी। अचानक 29-30 दिन बाद एक फोन आता है और जलंधर दूरदर्शन का लिफाफा, उसमें लिखा हुआ कि आपको 203 नंबर कमरे में पहुंचना है। वेरी गुड। मैं गया, मैंने कहा जी मैं जगदीश सूफी हूँ। कहते आप जगदीश सूफी? 18 साल का था मैं। तो कहते हमने तो सोचा था यार आपकी रचना देख करके कोई बुजुर्ग आदमी ने, किसी ने रचना भेजी है। और वहां राजेश कौल जी ने मुझे कहा। तो वहां से मैंने शुरुआत की साहब। उसके बाद दूरदर्शन से जवां तरंग प्रोग्राम में मैंने काफी काम किया। धीरे धीरे करते करते MH1 पर आ गए हम लोग, और आप भी थे साथ मेरे। और पहला मुझे याद है वो दिन कि पहला एपिसोड भी हमारा इकट्ठा था और हम दोनों ही सिलेक्ट हुए थे, और 6 लोगों का ग्रुप था। और दर्शकों में एक बात बता दूं कि उस समय की बात है कि मेकअप की बात चली। तो शाह साहब उन दिनों में दाढ़ी नहीं रखा करते थे। अब तो इन्होंने बाल थोड़े बड़े हो गए, उनके थोड़े से कम थे बाल। तो मेकअप की बात चली तो मैंने कहा कि यार, कहते मेकअप करवा लीजिए। हम दोनों इकट्ठे थे मेकअप रूम में। तो मैंने कहा जी कि मेरा कहाँ करोगे मेकअप, और इनका कहाँ से लेकर कहाँ तक करोगे। तो हम ये MH1 का एक शो था, हंसदे रहो, और उसमें काम किया साहब। उसके बाद जस्ट टीवी पंजाबी, और उसके बाद लगभग 20 चैनल है जी न्यूज पर, और आज तक टीवी पर लगातार मैं 6 से लेकर 7। अच्छा, आज तक टीवी पर आपने काम किया। वहां पर आपके मैं दिखाना चाहता हूँ भगत सिंह। हाँ जी। भगत सिंह आपके साथ रहते हैं और भगत सिंह के विचार आपके साथ रहते हैं। इन्हें विचार नहीं जी, मेरा असल में इनको मैं अपना भाई मानता हूँ। क्या बात है। लोग इनको पूजा करते हैं, पर एक दुविधा है शाद साहब हमारे समाज में। हम भगत सिंह से प्यार करते हैं, पर अपने बेटे का नाम भगत सिंह नहीं रखना चाहते। क्या बात है, क्या ये दुविधा है। तो मैंने आज तक टीवी पर भगत सिंह पर कुछ कहा था, वो आपकी पेश नजर है, अगर आप इजाजत दें तो। कुछ सुनाइए जरूर। वो ये था कि हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में एक डिमांड उठ रही है साहब कि भगत सिंह जी का फोटो नोटों पर होना चाहिए। पर मेरा जगदीश सूफी का ये मानना है कि उनका फोटो नोटों पर नहीं होना चाहिए। क्या बात है। वो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप इजाजत दें तो पेश नजर है आपके दर्शकों की। बिल्कुल। कि अच्छा ही हुआ भगत सिंह तेरा फोटो नहीं है नोटों में। जगह जगह तुम बिखरे होते सत्ता मंडी के कोटों। क्या बात है, क्या बात है। जब भी कांड हवाला होता, आपका हाल निराला होता। एरे गहरे की माला में जाते, स्विस बैंक में घर बनाते, अपने आप पे खूब पछताते, और लोग उड़ाते लोकतंत्र की वोटों में। अच्छा मेरे वीर भगत सिंह तेरा फोटो नहीं है नोटों। क्या बात है। उग्रवादी बिरयानी खाते, करते थैया जी, कोई कुछ भी बिगाड़ ना पाता, सबसे बड़ा रुपया जी, बाप बड़ा ना भैया जी। इंसाफ की देवी इंसाफ ढूंढती कचहरी और कोर्टों में। अच्छा मेरे वीर भगत सिंह तेरा फोटो नहीं है नोटों पे। और साहब बराती ढोल में भंगड़े पाते, पी शराबे हुड़दंग मचाते, ओछे होकर नोट लुटाते। मेरे वीर भगत सिंह तेरे फोटो पैरों में आते, और आपको बैंक में जमा कराते, गिरने वाले थूक लगाते, कैसे अपने जख्म छिपाते, आंसू मोटे मोटों में। अच्छा मेरे वीर भगत सिंह तेरा फोटो नहीं है नोटों पे। क्या बात। देखिए, चाहे नोटों पर नहीं है, लेकिन हम सबके दिलों में हमारे शहीदों का सम्मान है। अभी अभी आपने जो हिंद पाक पर ये माहौल चल रहा है, एक मैं देख रहा था आपने एक कविता सुनाई थी मंच पर। वो क्या कविता थी, बस क्या था? हाँ वो सर वो ये था कि हमने शगन, हमारी रवायत है जी कि शगन हम 10 गुना मोड़ते हैं। उन्होंने हमारे 40 शहीद किए थे, हमने 400 ठोक दिए। शगन 10 गुना करके डाला, एक सर के बदले लिए सिर 10। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सिर के बदले लिए सिर 10। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको घर में ही किया बेबस। क्या बात है।
भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सिकंजा दिया कस, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और पूरे विदेशों में लोग रहे हैं नापाक पर हंस, क्या बात, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जगजीत सूफी खुश है क्योंकि भारतीय सेना को विश्व स्तर पर मिल रहा है यश। भारतीय सेना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है। एक कवि है जो अपनी कल्पना से, एक कलम के माध्यम से खूबसूरत रंग बिखेरता है और खूबसूरत अंदाज पेश करता है, खुले मन के साथ अपनी बात कहता है, अपने जज्बात कहता है। और एक आपकी खूबसूरत पंक्तियां अक्सर मैं भी मंच पर बोला करता हूं, लेकिन मैं कभी कभी उन पंक्तियों को आगे पीछे कर देता हूं, ये क्षमा भी चाहूंगा आपसे। अरे नहीं साहब लेकिन आपके मुख से सुनना चाहता हूं। माँ ने मिट्टी के चूल्हे पर। सर मुझे इन पंक्तियों के जो प्रेरक थे, 88 साल का नौजवान था वो, हरि सिंह दिलबर। क्या बात है। स्वर्गीय हरि सिंह दिलबर मेरे गुरुवर थे, सरसा से थे। हलवाई का काम शुरू करते करते विश्व स्तर पर आज ऑस्ट्रेलिया में भी मेलबोर्न में उनके नाम पर एक लाइब्रेरी है, उनको बेस्ट लिसनर अवार्ड दिया गया था। उन्होंने सारी की सारी रकम उस गरीब पर दिल के अमीर कवि ने वहां लाइब्रेरी बनाने के लिए डोनेट कर दी थी ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी। उनकी 4 पंक्तियां पहले मैं हिंदी रूपांतरण करके सुनाना चाहूंगा कि पहले घर में आता था कोई मेहमान तो सोचते थे पकाए रोटी। क्या बात है। पहले घर में आता था कोई मेहमान तो सोचते थे बनाए रोटी, मक्खन लगाकर उसकी थाली में टिकाए रोटी, अगला मना करे फिर भी पकड़ाए रोटी। आज का दौर भी कोई दौर है दिलबर, अब ये सोचते हैं मेहमान चला जाए तो पकाए रोटी, अब ये सोचते हैं मेहमान चला जाए तो पकाए रोटी। और एक रचना जिसने मुझे आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से, दर्शकों के प्यार से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उस रचना को प्रसिद्ध किया कि माँ ने हाथों से पकाई रोटियां। क्या बात है। प्रेरणा स्रोत दिलबर साहब थे। माँ ने हाथों से पकाई रोटियां, मिट्टी के चूल्हे पर बनाई रोटियां। क्या बात है। माँ ने हाथों से पकाई रोटियां, मिट्टी के चूल्हे पर बनाई रोटियां, रखती थी किसी पुराने कपड़े में लपेट कर, बाद मुद्दत के याद आई रोटियां। और साहब अपने आप पर खूब शर्मसार हुई, अपने आप पर खूब शर्मसार हुई जब भाई ने भाई से छिपाई रोटियां और रसोई से निकलकर सड़कों पे आ गई। क्या बात है। रसोई से निकलकर सड़कों पर आ गई जब 84 के दंगों में खिलाई रोटियां। ओह माय गॉड। जब 84 के दंगों में खिलाई रोटियां और साहब फुल्का चपाती से प्रसाद बन गई। क्या बात है। फुल्का चपाती से प्रसाद बन गई। जब भंडारे के लंगर में बंटवाई रोटियां। क्या बात जब भंडारे के लंगर में बंटवाई रोटियां और एक त्रासदी देखिए मेरी, आपकी, सबकी कि घर आए मेहमान का पेट हम कभी भर न सके। क्या बात है। घर आए मेहमान का पेट हम कभी भर न सके, जब मेरी बीवी ने गिन गिन कर पकाई रोटियां, जब मेरी बीवी ने गिन गिन कर पकाई रोटियां, माँ ने हाथों से खिलाई रोटियां, मिट्टी के चूल्हे पर बनाई रोटियां। क्या बात है। रोटी के लिए इंसान दौड़ता है, रोटी के लिए इंसान भागता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के लिए कविता लिखते हैं और कविता हमेशा जागृत करती है। कविता नई चेतना समाज को देती है और कविता बेटी होती है, गीत बेटा होता है, गजल घर होता है, विरासत खानदान होता है। ये सब सूफी साहब के हिस्से में आया है और ये दिल के बड़े अमीर लोग होते हैं, ऐसे फनकार लोग होते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कंधे पर थैला होता है, थैले में भगत सिंह की किताब होती है और जनाब जब सफर करते हैं तो आसपास बैठी हुई सवारियां भी लाजवाब होती हैं। सर एक बात जोड़ना चाहूंगा, मेरे थैले में बाहर तो फोटो होती भगत सिंह की, भाई साहब जी मैं पेटू आदमी हूँ, मेरे थैले में गिलास होता है जी प्लास्टिक का, एक चम्मच होता है, 4 परौंठियां होती हैं जी, और माँ के स्वाद वाला आम का अचार होता है साहब, और हरी मिर्च का अचार होता है। बाहर का भोजन खाने की बजाय क्यों ना मैं माँ को भी याद करता रहूं अपने भोजन के साथ साथ। दोस्तों ये चीजें भी होती है मेरे। क्या बात है। सूफी साहब जिंदगी जिंदाबाद। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी सोचता हूँ तुम्हारे बारे में तो जज्बात से खुशबू आती है, जब जिक्र तुम्हारा चलता है हर बात से खुशबू आती है। परदेश में क्या महसूस करें बारिश का मौसम, मिट्टी की महक, जब अपने गांव में होती है बरसात तो गांव की मिट्टी से खुशबू आती है। गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ ये शख्स, घर आंगन से जुड़ा हुआ ये शख्स, रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ ये शख्स, देशभक्ति के साथ जुड़ा हुआ ये शख्स
अपने आप में शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत है। सूफी साहब, जिंदगी जिंदाबाद टू द पॉइंट में आपका आने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपकी बात दूर तक जाए, आप दूर तक किसी तरह मार्गदर्शन करते रहें, यही हम कामना करते हैं। और चलते चलते कुछ हो जाए, गुनगुना दें थोड़ा सा। अक्सर याद आता है जी मुझे, दो बातें मैं कभी नहीं भूल पाता। एक अपने पिताजी, दारजी, बाप का साइकिल के अगले डंडे पर बिठाकर मुझे स्कूल छोड़ना, और दूसरा साहब पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ द्वारा सूखे राजमा और तिकोनी परोंठियां लेकर स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहना। और मेन मुख्य बात जो मैं अक्सर किसी भी बात को समाप्त करने से पहले कहता हूँ, लोग अक्सर कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि जिंदा रहे तो मिलेंगे, पर शाद साहब मेरा ये मानना है, आप जैसे अच्छे लोग, आप जैसे अच्छे दर्शक और आप जैसे अच्छे श्रोता अगर कलाकारों को मिलते रहे तो कलाकार जिंदा रहेंगे। जिंदगी जिंदाबाद टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद और जिंदगी जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदगी जिंदाबाद। आप जैसे लोग जब हैं तो सब लोगों की जिंदगी जिंदाबाद होती है। दोस्तों, ये थे सूफी साहब जिनके साथ हमने बहुत सारी बातें की हैं। उनके जज्बातों को हमने थोड़ा सा छेड़ा है, थोड़ी सी शरारत की है, थोड़ी सी मस्ती की है, थोड़ा सा व्यंग किया है। ऐसे लोग दिल के फनकार होते हैं, दिल के बादशाह होते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की रियल स्टोरी है, और जमाने में ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। और कवियों का ये नजरिया है कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए इन्हीं के साथ हम इसी बात को यहीं पर विराम देते हैं और कहते हैं टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।